Hello everyone, welcome back to our lecture series of Riemann integrations. We have discussed Riemann integration, Darboux integration so far. In this lecture we are going to discuss Riemann Stieltjes integrals. हम ये देखेंगे किस तरीके से Riemann Stieltjes इंटीग्रल Riemann इंटीग्रेशन और Darboux इंटीग्रल का एक जनरलाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है. In the previous lecture we have proved that Riemann integral and Darboux integral both are equivalent. Okay. To see the actual idea of Riemann-Stieltjes integral and its generalization, let me tell you the upper sum again. And by writing the upper sum, we can understand the idea of Riemann-Stieltjes integral कि Riemann-Stieltjes integral में कहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा. So in the definition of upper sums, we have UFP, that is upper sum of this function f associated with partition P, that was defined as, हमने इसको डिस्कस किया ये, that is equals to k running from 1 to n supremum of this function f in the closed interval tk minus 1 to tk, multiply it by this particular factor, that is tk minus 1. तो यहाँ पर जब हम हर एक समीशन में इस सुप्रीमम के साथ जिस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म है. इन केस अगर इस तरीके के सब इंटरवल इक्वली स्पेस्ड हैं तो उस केस में इन सारे सब इंटरवल की लेंथ सेम ही आएगी. इसका मतलब हम एक सेम लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम एक जनरलाइजेशन करेंगे और हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ये फैक्टर एक यूनिफॉर्म नहीं होकर एक जनरलाइज्ड वे में है और ये टी के बनना एक स्पेशल केस है, एक पर्टिकुलर केस है. ठीक है. सो लेट मी राइट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दैट दिस वन द फैक्टर which one tk minus 1 are the lengths of the interval involved, right? जो भी हमारा क्लोज इंटरवल है a कोमा b जिस पर ये फंक्शन f डिफाइंड है उसी का हमने पार्टीशन p लिया और पार्टीशन p से हमें सब इंटरवल मिले और उन्हीं सब इंटरवल की लेंथ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है. नाउ टू जनरलाइज द आइडिया वी वांट अ फंक्शन दैट कैन वर्क फॉर दिस फैक्टर. ओके. सो व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया to define the Riemann-Stieltjes integral is to replace the factors tk minus 1 by some function that we are calling by, let me write, this is f, this is uppercase f of tk minus uppercase f of tk minus 1. ओके. तो हम हर बार इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करके हम एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके. नाउ इस फंक्शन के लिए, क्योंकि ये फंक्शन कैसा भी फंक्शन हो सकता है, तो ये ऐसा सिनेरियो हमें कब मिलेगा? जब हम एफ ऑफ टी के इक्वल टू टी के रखें या फिर हम कहें कि हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, तो उस केस में रीमान स्टिल्टजेस इंटीग्रल में हमें रीमान इंटीग्रल या फिर डार्बो इंटीग्रल ही मिल जाएगा. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट? सो द रीमान, एंड इन दैट सेंस डार्बो एज वेल, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट ही है. इंटीग्रल is
than the special case where f of t is equal to t for all t belongs to the domain of this function f. ओके तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम अपर सम या लोअर सम की बात करें तो इस तरीके का फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब हम हमेशा इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करके हम एक फंक्शन से डिफाइन एक फंक्शन से के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, इस फंक्शन के बारे में लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात क्या है. जब हम पार्टीशन बनाएंगे क्लोज इंटरवल a कोमा b का तो पार्टीशन के लिए ये फंक्शन का बिहेवियर या फिर इसकी लिमिट्स के बारे में कैसा डिस्कशन होना चाहिए, इन सभी के बारे में या फिर इन सभी सपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे. ओके सो लेट अस ट्राई टू राइट ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर दिस फंक्शन f capital F that generalize the Riemann integration in the form of Riemann-Stieltjes integral. Okay, I will tell you the real life example as well so that you can understand the concept of Riemann-Stieltjes integral. Okay, हम समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क हो रहा है एक्चुअली. ठीक है, so we are writing some supposition for the function f. Okay, so what are the suppositions? First supposition says that throughout f is an इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके तो जिस फंक्शन से हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं दैट फंक्शन हैज टू बी इंक्रीजिंग ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a comma b. okay then we are also assuming that क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वी assume that f of a is strictly less than f of b. ओके हम कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो डिफरेंस हमेशा ज़ीरो ही है और वो हमें रीमान इंटीग्रेशन या डार्बो इंटीग्रेशन का जनरलाइजेशन प्रोवाइड नहीं करेगा. सो वी आर टेकिंग नॉन कांस्टेंट फंक्शन. ओके देन द थर्ड कंडीशन इज these are the supposition. After that we will start the discussion of Riemann-Stieltjes इंटीग्रल की ये किस तरीके से काम करता है. all left hand and right hand limits exist. ओके जो जितनी भी पॉइंट्स होंगे हमें पार्टीशन से मिलेंगे उन सभी पॉइंट्स पर इस कैपिटल एफ की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी. वो इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है बट द लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट. ओके अब हम डिफाइन कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को. सो वी डिफाइन दैट द लिमिट एफ टी नेगेटिव. इसका सेंस क्या है कि हम टी पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं. अगर पॉइंट I will write then this is equals to limit x tends to t from left hand side of f of x. Okay, we define this, then f of t positive. ये सभी सपोजिशन है. इसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे t प्लस f of x. ओके इसका क्या सेंस है कि अगर हमारे पास सपोज ये पॉइंट टी पॉइंट तो हम इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं. अगर ऐसा है तब हम इसे क्या बोलेंगे टी नेगेटिव. अगर हमारे पास पॉइंट टी यहाँ पर है और इस पर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इस केस में हम इस अप्रोच को बोलेंगे टी पॉजिटिव.
ठीक है, तो किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना विल रिप्रेजेंटेड बाय टी नेगेटिव, और किसी पॉइंट पर राइट हैंड साइड से अप्रोच करना विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टी पॉजिटिव। ओके, अब क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल ए कोमा बी की, तो वहाँ पर तो इस तरीके का कुछ दोनों तरीके से अप्रोच पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा इंटरवल है ए कोमा बी, तो हम ए पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकते, हम बी पर राइट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास क्या सपोजिशन है कि जब हम जब हम ए पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू जो भी ए पर वैल्यू है वही हम डिफाइन करेंगे, और जब हम बी पर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उस लिमिट की वैल्यू जो भी बी पर फंक्शन की वैल्यू रही होगी उससे हम डिफाइन करेंगे। So this is our fifth supposition. So fifth supposition says f of a नेगेटिव, क्योंकि इस पर लेफ्ट हैंड साइड से तो हम अप्रोच कर ही नहीं सकते, तो ये हमने डिफाइन कर दिया f of a, और b पर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकते तो हमने इसको डिफाइन कर दिया f of b। तो जहाँ कहीं हमने डिस्कस करना है कि एंड लेफ्ट हैंड पॉइंट पर हमें लेफ्ट साइड लिमिट देखनी है, तो सिंपली हम ये वैल्यू देखेंगे। अगर हमें राइट हैंड पॉइंट पर पॉजिटिव साइड से अप्रोच देखना है, तब हम इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे। दीज आर सपोजिशंस ओनली। ओके, अब क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जैसे टी पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें और राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, तो हमें दो लिमिट्स मिलेंगी फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम ये सपोज कर रहे हैं दैट जब भी किसी भी फंक्शन के लिए हम टी पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ टी पॉजिटिव। ओके, एंड दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ओके, अब अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो उस केस में वी नो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो इफ f is continuous at t, then we will define, obviously the left hand limit as t must be equal to f of t must be equal to right hand limit at t। ओके, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही है। अदरवाइज अगर कंटिन्यूस नहीं है, तो उस केस में देर विल बी नो इक्वलिटी साइन हियर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा f ऑफ t नेगेटिव विल बी लेस देन f ऑफ t पॉजिटिव। ओके, इक्वलिटी साइन केवल और केवल हमें कॉन्टिन्यूटी की केस में ही मिलेगा, अदरवाइज हमें नहीं मिलेगा। अब इस केस में जो भी इनका डिफरेंस आएगा दैट विल बी द जंप ऑफ f एट t। ओके, सो इन this case the difference, which difference, f of t positive minus f of t negative, okay, this difference is called the jump, okay, of f at t। तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि जब ये सपोज हमारा पॉइंट दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज टी पॉइंट। ओके, वो ऐसा पॉसिबल है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इस टी पर अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन ऐसा बिहेव कर रहा हो, इट मे बी पॉसिबल। ओके, और जैसे ही हम राइट हैंड साइड इस पॉइंट पर आए तो फंक्शन ऐसा कुछ बिहेव कर रहा हो। ओके, तो जब हम इस पे राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो ये लाइन फॉलो कर रहा है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो इस तरीके से दिस पॉइंट आस टी, तो ये जो भी हमें डिफरेंस दिख रहा है दैट इज द जंप। ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस वन इज jump of f at t। okay, so these are some important supposition for this function। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से डिफाइन करेंगे
उन डेफिनेशंस के बिहाफ पे वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल एंड दैट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट अस हैव सम डेफिनेशंस. आई विल टेल यू कि रीमान इंटीग्रेशन और रीमान स्टिल्स इंटीग्रेशन किस तरीके से अलग अलग है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, किस तरीके से रीमान स्टिल्स इंटीग्रेशन हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा यूटिलिस्टिक टूल प्रोवाइड करता है देन रीमान एंड डार्बो इंटीग्रल्स. ओके, सो लेट मी डिफाइन. फर्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि हमें रीमान स्टिल्स फंक्शन या फिर अपर सम को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन. सो लेट f be a बाउंडेड, जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे बाउंडेडनेस इज मस्ट. फंक्शन on closed interval a comma b and p that is equals to a equal to t naught less than t1 less than so on less than tn equal to b be a partition of a comma b. ठीक है, then first definition is the j f of p. तो ये क्या है, we define a sum which sum that is j f. this f function is same as रिक्वायर्ड फॉर द जनरलाइजेशन, है ना, जो हमने अभी ऊपर डिफाइन किया. ये सभी फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हमारे लिए, ये जो भी फंक्शन था कैपिटल एफ जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, उसी फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो जे एफ पी, यहाँ पर एफ बाउंडेड फंक्शन है और पी एक पार्टीशन है. इसको हमने कैसे डिफाइन किया, दिस इज इक्वल टू समेशन के रनिंग फ्रॉम 0 टू n एफ ऑफ टी के multiply by f of tk positive minus f of tk negative. obviously this difference is jump. तो हम फंक्शन की वैल्यू से उसके जंप को डिफाइन कर रहे हैं. ओके, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन बोथ आर डिफरेंट. ओके, लेट मी कॉल दिस इज नंबर 1. नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन एंड दिस इज upper Darboux or you can call रीमान, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर ही चुके हैं डार्बो और रीमान की डेफिनेशंस इक्विवेलेंट ही है. स्टिल दिस सम. ओके, सो दिस इज डिफाइंड as we use this notation. Okay, look carefully. We are defining u, then for the capital function f and the usual notation ufp. Okay, this is equal to j f fp, so this is extra thing, plus summation k running from 1 to and the supremum of this function f in the open interval. हम अभी तक जो डिफाइन करते हैं वहाँ पर हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिए थे और अभी हम ओपन इंटरवल पर डिफाइन कर रहे हैं. ओके, मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस विच इज एफ ऑफ टी के पॉजिटिव टी के नेगेटिव. ओके, हियर वी आर हैविंग टी के नेगेटिव माइनस एफ ऑफ टी के माइनस 1 पॉजिटिव. ओके, तो जो भी हमारा केथ सब इंटरवल है उसमें हम इस टी के पर तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं. ये जो टी के पॉइंट है इस पर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, और लेफ्ट हैंड पॉइंट पर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब हमें ये लिमिट मिलेगी. ओके, सो दिस इज डार्बो
it still is upper sum. Similarly, we are going to define the lower Darboux still is in sum. So third definition is about the lower Darboux still is sum, and this is going to be defined as the again L for lower और function f से associated है for this function f and with partition p. इसे हम सेम इसी तरीके से लिखेंगे, but in place of supremum we are going to use infimum f e plus summation k running from 1 to n infimum of this function f in open interval tk minus 1 to tk multiply by f of tk negative minus f of tk minus 1 positive. Okay, so these, let me call this as number 2, this is number 3. Okay, so this is Darboux still is upper sum, this is Darboux still is lower sum. These are the definitions जो हमने define करनी है, और इन्हीं के use से we are going to define the Darboux Still or Riemann Still integral. Okay, now we are going to define the integrals. So fourth definition is the upper Darboux still is integral. This is given as हमने जैसे infimum से define किया है, again we are going to define in a same way that u f of f is equal to infimum of all the Darboux still is upper sum, so u f fp, where p is a partition of a comma b. so this is the set, और इस सेट का इन्फिमम हम जब डिफाइन करेंगे तो वो Darboux still is अपर इंटीग्रल को डिफाइन करेगा. ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ वन, द लोअर Darboux still is integral. This is given by L f is equal to supremum of L f p such that p is a partition ऑफ ए कोमा बी. तो हम अलग अलग पार्टीशन लेते जाएंगे और फिर उसका सुप्रीमम लेंगे, तब हमें लोअर Darboux still इंटीग्रल मिलेगा. ओके, तो अभी तक हमने डिफाइन किए हैं इंटीग्रल्स. अब हम इन इंटीग्रल्स की हेल्प से डिफाइन करेंगे कि कब कोई फंक्शन Darboux still इंटीग्रेबल होगा. Okay, so let us write that definition, but before that let me conclude कि in upper integral और lower integral में क्या relation है. So we have L f of f is always less than equals to u f of f. Okay, this is important one, and this required a proof which is not in our syllabus. Okay, so this is important one. जब भी हम lower integral की बात करेंगे, that is always less than equals to the upper integral. Okay, तो यहाँ पर ये f हमारे वेट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रीमान और Darboux इंटीग्रल का जनरलाइजेशन करता है. Now we are coming to the main definition of this lecture. This is the Riemann
or I can say Darboux still just integrable function. Okay, so we say f is Darboux still is integrable on a comma b with respect to the uppercase f, or we can say that, or more briefly we write that f is f integrable, okay, on the closed interval a comma b if the lower integral is equal to upper integral. The idea is quite same. okay, हमने जब डार्बो इंटीग्रल डिफाइन किया था तब भी हमने कहा था कि लोअर और अपर इंटीग्रल सेम है तो फंक्शन डार्बो इंटीग्रेबल है, और वही सेम आइडिया हम डार्बो स्टिल्जेस या फिर रीमान स्टिल्जेस में भी यूज कर रहे हैं. एंड इन दिस केस we write integration from a to b of f with respect to f. So we are writing f df is nothing but the integration from a to b of f of x with d f of x, and that is same as the lower integral, and that is same as the upper integral of this function f. So this is the important notation that going to be used throughout the lecture. okay, so यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटेशन है जो हमें पता होना चाहिए. जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं a to b f dx. ओके, अब यहाँ पर ये dx हमें क्या प्रोवाइड करता है. बेसिकली अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट की तो ये हमें बताता है कि ये एक एरिया है रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ f हमें प्रोवाइड करता है और ये dx विड्थ प्रोवाइड कर रहा है. अब dx पर्टिकुलरली क्या है, दिस इज चेंज इन x, और वो हमने जब अपर सम और लोअर सम डिस्कस किया था तो हमने देखा ही था कि किस तरीके से dx या फिर x में चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम सब इंटरवल की बात करते हैं. अब ये जो चेंज है यहाँ पर ये सिंपली x नहीं होकर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, दिस इज a to b, this is a to b f d. Now in place of x we are writing d of f. तो दिस इज द जनरलाइजेशन. हमने क्या किया, जब हम केवल आइडेंटिटी फंक्शन यूज कर लेते हैं तो वो तो रीमान इंटीग्रल बन जाता है, और जब उसकी जगह कोई जनरलाइज्ड फंक्शन हम यूज कर देते हैं f तो वो रीमान स्टिल्जेस फंक्शन इंटीग्रल बन जाता है. ओके, ये यू कैन सी f df, तब हम यहाँ पर बोलते हैं कि इंटीग्रल ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर हो गया इंटीग्रल ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू f. सो दिस इज द जनरलाइजेशन. अब अगर ये फंक्शन हम डिफाइन कर दें f ऑफ x, अगर हम डिफाइन कर दें f ऑफ x इज इक्वल टू x, ओके, दी आइडेंटिटी फंक्शन, तो पर्टिकुलरली हमारे पास रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल ये रीमान या फिर डार्बो इंटीग्रल ही बन जाएगा. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नोट. नाउ लेट मी टेल यू द रियल लाइफ सिनेरियो. ओके, सो इसे हम किस तरीके से रियल लाइफ सिनेरियो से अटैच कर सकते हैं, लेट मी टेल यू. तो वहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक लैंड है, ठीक है, और इस लैंड में कुछ हमारे पास अलग अलग पार्टीशंस है. ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, और इस तरीके से है. सिमिलरली हमारे पास यही सेम एक एरिया है, दिस इज अनदर लैंड,
और इसके अंदर भी हमारे पास ऐसे ही पार्टीशन है। ओके, इस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि रीमान स्टिल्स और रीमान इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है। हमने कहा कि इस लैंड में पर स्क्वायर फिट जो प्राइस है, सपोज दैट इज 1 लाख। ओके, तो अगर हम कहें कि ये जो टोटल एरिया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली वी आर सेइंग दिस इज सपोज 20 स्क्वायर फिट। ओके, दिस इज द टोटल एरिया। अगर 1 स्क्वायर फीट का प्राइस 1 लाख है तो इस पूरे लैंड का जो प्राइस है वो कितना हो गया, दैट इज 20 लाख। दिस इज द टोटल कॉस्ट। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया कि हम हर एक जगह का स्क्वायर फिट आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें इस पर्टिकुलर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम सपोज कर लेते हैं, एक सिनेरियो सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो लैंड था इस तरफ हमारे पास हॉस्पिटल है। ओके, इस वाले एरिया की तरफ हॉस्पिटल है, इस वाले की तरफ यहाँ पर हमारे पास सपोज यहाँ कॉलेज है और स्कूल्स भी है। इस वाला जो लैंड है इसकी साइड की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरफ है हमारे पास स्टेट हाईवेज है। ओके, इस वाली साइड स्टेट हाईवे है। और अगर हम इस तरफ बात करें, लेट मी राइट, अगर हम कहें इस तरफ तो यहाँ पर यू कैन से सपोज यहाँ पर इस तरफ ये जो एरिया है यहाँ पर गार्बेज है। ठीक है, ये गार्बेज एरिया है, यहाँ पर गंदगी ही गंदगी है इस तरफ और यहाँ पर भी है। ठीक है, और इस तरफ मान लेते हैं एक रिवर है हमारे पास। तो ये वाला जो लैंड है वो पानी से लगता हुआ लैंड है, ये पानी है इधर। ओके, नाउ वी नो कि लैंड के आसपास क्या सिनेरियो है, उस बिहाफ पे वी कैन हैव दी प्राइसेस। यहाँ पर तो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था प्राइस का हर एक स्क्वायर फीट का। अब जिस तरफ हॉस्पिटल है या फिर मैं कहूँ कि फैसिलिटीज़ हैं, ओके, किसी भी तरीके की फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर कुछ अलग प्राइस होगा। सपोज आई कैन से प्राइस P1। यहाँ कॉलेज स्कूल्स है तो इस तरफ प्राइस लैंड का P2 हो सकता है। स्टेट हाईवेज हैं तो यहाँ पर प्राइस P3 है, यहाँ का प्राइस P4 है। ऑब्वियसली अगर ये कचरे की तरफ है तो ये लोअर प्राइस में ही होगा। ओके, अगर ये लैंड पानी के पास में है, यहाँ पर रिवर है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस भी अलग होगा। वी आर कॉलिंग दिस प्राइस इज 5। अब अगर हमें पूरे लैंड का प्राइस चाहिए तो हम इस वाले लैंड को इस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे P2। इतने लैंड के ये एरिया को हम P2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर P5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हमने प्राइस का एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जो हर एक लैंड के लिए अलग अलग डिफाइंड है, जो कि उनकी बाहर की जो सर्कमस्टेंसेज हैं उन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जिस पर्टिकुलर फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अब यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक फंक्शन है। अब इसी में ही अगर हम कर दें कि P1, P2, P3, P4 ये सभी इक्वल है तो हमें यही सिनेरियो मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ये सभी प्राइसेस इक्वल ही हो जाए तो उस केस में हमें ये वाला सिनेरियो ही मिल जाएगा, राइट। तो ये जो सिनेरियो है दैट गिव्स द सेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जहाँ हमने जनरलाइजेशन की बात की है ये हमें रीमान स्टिल्स इंटीग्रल के बारे में बताता है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से आई थिंक यू कैन be clear with the idea of Riemann integration and its generalization in the form of Riemann-Stieltjes integral. Okay.